वेलकम स्टूडेंट। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो में हम ट्वेल्थ क्लास की ड्राइंग की। हम पढ़ रहे थे भारतीय मूर्तिकला के बारे में। हमने महाबलीपुरम की मूर्तिकला के बारे में जानकारी ले ली थी। आज पढ़ेंगे हम कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या पढ़ेंगे हम? कोणार्क का सूर्य मंदिर पढ़ेंगे आज। अगर हम कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करें तो हमने शुरुआत कर ली थी कि किस प्रकार से कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसकी स्थिति के बारे में हमने जानकारी ली थी। ठीक है, काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ लिया था कि इसके बीच में जो चक्र मिला है उसकी हाइट वगैरह कितनी है, कितने आरे मिली हैं, कितने 12 जोड़ी चक्र की बात कर ली थी। ठीक है, अब जो सूर्य मंदिर है उसके जो शिखर हैं उस शिखर पर बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई है। जैसे मान लो इस प्रकार का सूर्य मंदिर है, ठीक है, और इसका जो ऊपर ये शिखर है, इतना बड़ा भाग शिखर, इस शिखर पर क्या बनी हुई है? बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। जैसे बात करें तो बांसुरी वादिका, बांसुरी बजाने वाली, ठीक है, तो बांसुरी वादिका उसकी मूर्ति बनी हुई है। मंजीरा या मंजीरा वादिका, इस प्रकार की मूर्ति बनी हुई। कहाँ पर? ये जो सूर्य मंदिर है उसके शिखर पर। ठीक है, तो ये बात आराम से आप समझ सकते हो कि शिखर पर क्या है, इस प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं। बांसुरी वादिका और मंजीरा। बांसुरी जानते हो, मंजीरा तो आप जानते हो कि किस प्रकार से। तो ये मूर्ति कला ध्यान में रखनी है। इसमें जो ये मंजीरा जो वादिका मूर्ति है, जब इसको देखते हैं तो ये नृत्यरत मुद्रा है। क्या है? नृत्यरत मुद्रा। जब इस वादिका को देखते हैं, इस लेडी को जो मंदिरा लिए हुए हाथ में, तो ऐसे लग रही है नृत्य कर रही है। ठीक है, और त्रिभंगी अवस्था है इसकी। जैसे आप मूर्ति को देख सकते हैं आराम से। ये जो मूर्ति आपके सामने है, इस मूर्ति की बात करें तो ये मंजीरा वादिका मूर्ति है। इसमें ये मंजीरा हाथ में लिए हुए हैं, बजा रही है। इस प्रकार की मूर्ति हमें कहाँ मिली है तो ध्यान रखना है कि जो सूर्य मंदिर है उसके शिखर पर, जिसमें बांसुरी वादिका है, और ये जब इसको देखते हैं तो ये नृत्य रहते हैं, ऐसे कर रही नृत्य करती हुई मुद्रा दिखाई गई है। इसके अलावा ये इसकी जो मुद्रा है नृत्य रथ में, वो त्रिभंगी मुद्रा है। कितनी? त्रिभंगी मुद्रा। त्रिभंगी मुद्रा मतलब ये हुआ कि जिसमें 1, 2 और 3, जिसमें 3 शरीर के मोड़ हो। कितने मोड़ हो? 3। इस प्रकार से, ठीक है, जिसमें 3 मोड़ हो, 1, 2, 3, इस प्रकार की अगर कोई अवस्था है ऐसे, ठीक है, इस प्रकार की मुद्रा है। इसमें ये शरीर, इस शरीर को ऐसे लिए हुए, फिर शरीर को ऐसे मोड़ करके वापस ऐसे किया हुआ है। ठीक है, तो एक भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया और तीसरा भाग हो गया। 3 भंग, शरीर के 3 भंग अंग किए गए हैं, वो इसमें मुद्रा बताई है। इसके अलावा इस वादिका की जो मुखाकृति है, मुँह कैसा है? गोल है। आँखें भी इसने सुंदर रूप से बनाई हैं। इसके अलावा आँखें अगर बात करें तो मछली जैसी आँखें बनाई, मीनाकृत आँखें हैं। मीनाकृत का मतलब यह होता है कि मछली के आकार की आँखें हैं इसकी, ये ध्यान रखना है आपको। केश विन्यास भी सुंदर रूप से हैं। हल्की चेहरे पर मुस्कान सुशोभित है इस वादिका की। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि किस प्रकार से इसकी बात आई है, जो मैंने बात बताई है कि क्या कंडीशन है। तो हम बात कर रहे हैं मंजीरा वादिका की। त्रिभंगी आकृति है और शिखर पर मूर्ति मिली है, नृत्यरत मुद्रा है, आकृति। इस वादिका की बात करें, वादिका मतलब देखो शब्द आया ना, मंजीरा मतलब मंजीरा, वादिका वह औरत जो बजाने वाली है, वादन करने वाली। देखो वादक शब्द सुना होगा आपने कि ढोल वादक मतलब ढोल बजाने वाला।
तो बजाने वाली को वादिका कहते हैं। तो मंजीरा वादिका मतलब मंजीरा बजाने वाली। इसकी मुखाकृति बात करें तो गोल है, मतली जैसी इसकी आंखें हैं, और इसके अलावा केश विन्यास यानी बालों की सजावट भी सुंदर रूप से बनी है, चेहरे पर मुस्कान है। अगर हम बात करें वस्त्र और आभूषण की, किसकी, वस्त्र और आभूषण की, तो कान में कुंडल है, कान में क्या दिखाई दे रहा है आपको, कुंडल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कानों में तो कुंडल तो ही है, गले में हार है, गले में क्या है, हार है, और हाथों पर भुजबंद है और कड़े भी हैं, कड़े और भुजबंद हाथों पर पहने हुए हैं। कमर पर करधनी है, कमर पर आप करधनी देख सकते हैं। सिर पर मुकुट भी है, मुकुट भी दिखाई दे रहा होगा, और अधो वस्त्र हैं, फुल कपड़े नहीं, आधे भूभाग पर ये कपड़े पहने हुए हैं। और पूरी अगर हम इस वादिका की बात करें तो एक नारी तत्व इसमें दिखाया गया है, बड़ी सुंदर रूप से मनोहाकृति बनी हुई है। तो मनोहारी और लावण्य युक्त ये आकृति है उस समय। तो इसकी भी बात आती है कि इस प्रकार से सूर्य मंदिर में इस प्रकार की आकृतियाँ मिली हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारे कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात पूरी हो जाती है। इसको दोबारा सुनने के लिए आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। ठीक है, तो बात कर ली हमने सूर्य मंदिरों की, किस प्रकार से उड़ीसा के अंदर किसने निर्माण करवाया, सारी बात कर लिए। अब बात करते हैं खजुराहो की। खजुराहो, खजुराहो की बात करते हैं। अगर खजुराहो की बात करें तो ये मध्यकाल का महत्वपूर्ण केंद्र है। मध्यकालीन मूर्तिकला का क्या है, महत्वपूर्ण केंद्र है खजुराहो। तो मध्यकालीन मूर्तिकला का महत्वपूर्ण केंद्र है खजुराहो, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि मध्यकाल की मूर्तिकला पढ़ रहे हैं तो उसके महत्वपूर्ण केंद्र है। खजुराहो की स्थिति की बात करें कि ये है कहाँ पर, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है छतरपुर। तो मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर जिले में एक जगह है खजुराहो, छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर ये मंदिर है। वहाँ पर खजुराहो से जुड़ी हुई बहुत सारी मंदिरों की बात आती है। तो खजुराहो एक जगह के नाम है, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर मिले हैं। खजुराहो जो शहर है, जो कस्बा है, वो कहाँ आया हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के अंदर आया हुआ है। उस जिले में, छतरपुर जिले में छोटा सा कस्बा है जिसका नाम क्या है, खजुराहो है। खजुराहो की बात करें तो इसे, यहाँ के जो मंदिरों को हैं वो विश्व धरोहर में यूनेस्को ने शामिल किया है, और 1986 के अंदर विश्व धरोहर में इसको शामिल किया था। ये भी आप समझ सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, तो विश्व धरोहर में हमने देख लिया है कि कब शामिल किया है, उसकी हमने बात की है। जैसे कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1884 में विश्व धरोहर में शामिल किया था, उसी प्रकार खजुराहो को 1986 में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, लेकिन इसमें जो मंदिर हैं खजुराहो में अद्भुत हैं, उसकी वजह से आज भी खजुराहो विश्व में प्रसिद्ध हैं। और 1838 में एक ब्रिटिश इंजीनियर था, एक ब्रिटिश इंजीनियर जिनका नाम था T.S. बर्ट। क्या नाम था, T.S. बर्ट। इसने सबसे पहले इन मंदिरों की खोज की थी। किसने, ब्रिटिश इंजीनियर T.S. बर्ट ने 1838 में खजुराहो के मंदिरों की खोज की थी। वेरी मोस्ट है, याद रखना आपको। इसके अलावा खोज करने के बाद में इस मंदिरों की जो
खूबी हैं या इसके अलंकारिक चीज़ों के बारे में इस व्यक्ति ने बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी हैं, जो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी हैं उसके समक्ष प्रस्तुत किया इस प्रकार की डिज़ाइन को, ये भी ध्यान रखना है। तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के सामने प्रस्तुत किया। अगर हम बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की बात करें तो जो विलियम जोन्स हैं उसने इसकी स्थापना की थी। किसने? विलियम जोन्स ने 1784 के अंदर बंगाल के अंदर, ताकि भारतीय जो प्राचीन विरासत के तत्व हैं उनके बारे में अध्ययन किया जा सके। तो ये जो सोसाइटी है एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, जिसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स ने की थी, इसको रिपोर्ट दी किसने दी? इस ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. बर्ट ने। किसके बारे में? यहाँ के जो मंदिर है खजुराहो के, इनके अलंकारिक चीज़ों को देख करके उनके बारे में जानकारी दी कि इनका संरक्षण करना ज़रूरी है। और जब इनको ये रिपोर्ट दी गई तो भारतीय जो संरक्षण विभाग हैं उनकी देख रेख में ये क्षेत्र आ गया। क्या आ गया? कि भारत का जो पुरातात्विक संरक्षण विभाग है उस विभाग की देख रेख में ये क्षेत्र आ गया, उसका निरीक्षण शुरू हो गया। तो ये ध्यान रखना है किस प्रकार से इसकी खोजबीन हुई, किस प्रकार से इसके क्षेत्र को अंग्रेज़ों ने अपने अंडर में ले लिया, इसकी खोजबीन शुरू कर दी थी, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसकी स्थिति के बारे में, इसके बारे में 2-3 खोजबीन के बारे में पता लग गया है। अब बात करते हैं कि यहाँ जो मंदिर हैं वो किस वंश के राजाओं ने बनाए हैं। तो समय के साथ साथ में देखें तो चंदेल वंश के जो राजा हैं, चंदेल वंश के जो राजा हैं, इन्होंने खजुराहो में 84 मंदिर बनवाए, 84 मंदिर बनवाए। कितने मंदिर बनवाए? 84 मंदिर बनवाए, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो कितने मंदिर बनाए? 84 मंदिर बनवाए, 84। लेकिन उसमें से केवल 22 मंदिर ही पता है, बाकी मंदिर अभी तक मिले नहीं हैं। जानकारी जिन मंदिरों के मिली हैं वो केवल 22 मंदिर हैं 84 में से। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 84 मंदिर बनाए, उसमें से 22 के बारे में पता लगा है, ठीक है। क्योंकि बाकी जो हैं दूसरे वो अलग अलग बिखरे हुए हैं, टूटे हुए पड़े हुए हैं। मंदिर के जो वास्तुखंड हैं वो इधर उधर बिखरे हुए हैं, वो भी हम देख सकते हैं। अगर हम मंदिरों की बात करें तो ये मंदिर बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। किस पत्थर से? बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हो कि मंदिर किससे बने हुए हैं? बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि मंदिर किससे बने हुए हैं? बलुआ पत्थर से, जिसको सैंड स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंड स्टोन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन अगर हम देखें इसमें 2-3 ऐसे मंदिर हैं, ऐसी कुछ मूर्तियां हैं जो कुछ अलग चीज़ से बनी हुई हैं। जैसे 64 योगिनी हैं, 64 योगिनी। इसके अलावा ब्रह्मा और ललगुआ महादेव का मंदिर, ललगुआ महादेव का मंदिर, जो यहाँ पर 22 मंदिर मिले हैं ना। अरे चंदेल वंश के राजाओं ने 84 मंदिर बनाए, उसमें 22 मिले हैं। वो किससे बने हुए? अधिकतर बलुआ पत्थर से, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो ग्रेनाइट से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? ग्रेनाइट से। वो कौन कौन से हैं? तो 64 योगिनी हैं, ब्रह्मा है, और यहाँ एक मंदिर है ललगुआ महादेव मंदिर। वो सब किससे बने हुए हैं? ग्रेनाइट से बने हुए हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये भी आप समझ सकते हो कि ग्रेनाइट से क्या क्या चीज़ बनी हुई है। अगर इन मंदिरों की बात करें तो यहाँ पर 3 धर्मों से या 3 संप्रदायों से संबंधित मंदिर मिले हैं। शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय के मंदिर हैं, शैव संप्रदाय के मंदिर हैं,
इसके अलावा जैन धर्म या जैन संप्रदाय के मंदिर यहाँ पर मिलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। वापस सुनेंगे कि मध्य प्रदेश में खजुराहो हैं, छतरपुर ज़िले में स्थित है, कस्बा है। 1838 के अंदर ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. बट ने इसकी खोज की थी। 1986 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया था। जब इस टी.एस. बट ने खोजबीन की या अलंकारिक चीज़ों को देखा तो इसने इसकी रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट किसको सामने प्रस्तुत की? बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी के बारे में आपने सुना भी होगा, उसको प्रस्तुत की। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी 15 जनवरी 1786 के अंदर। जब इसको ये रिपोर्ट दी तो जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है उसने इन मंदिरों के बारे में निरीक्षण करना शुरू कर दिया था। और इन मंदिरों की बात करें तो चंदेल वंश के राजाओं ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया। कहा जाता है चंदेल वंश के राजाओं ने 84 मंदिरों का निर्माण करवाया, लेकिन हमें जो ज्ञात है वो 22 मंदिर है। अक्सर देखा जाता है आसपास के अंदर टूटे फूटे मंदिर तो हैं, लेकिन 22 महत्वपूर्ण हैं। अधिकतर मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बने हैं, जो सैंड स्टोन कहते हैं, लेकिन कुछ 2-3 मंदिर ऐसे हैं जो ग्रेनाइट से बने हुए हैं। जो 66 योगिनी हैं, 64 योगिनी के अलावा ब्रह्मा है, ललगुआ मंदिर है महादेव का, वो ग्रेनाइट से बने हुए हैं। इन मंदिरों की बात करें तो यहाँ पर 3 संप्रदायों से जुड़े हुए मंदिर मिलते हैं। शैव, वैष्णव, जैन संप्रदायों के मंदिर मिलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। जब इन मंदिर को देखते हैं तो मध्य भारत की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। और यहाँ जो मंदिर हैं वो बिना किसी परकोटे के ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किए गए हैं। इन्होंने परकोटा नहीं बनाया है बल्कि चबूतरा बनाया है, और उस चबूतरे पर इन्होंने मंदिर का निर्माण किया हुआ है, ऊंचे चबूतरे पर, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये बात आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि मंदिर कहाँ बनाए हुए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अगर इन मंदिरों को देखें तो अपन को मंदिर के अंदर जो सामान्य मंदिर की विशेषता होती हैं, अगर हम देखें विशेषकर नागर शैली की विशेषता, तो वो विशेषता इसमें नज़र आती है। आमतौर पर मंदिर में हमें गर्भगृह दिखाई देता है एक तो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अंतराल बना हुआ है। अंतराल क्या होता है, चलो अपन मंदिर के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए मंदिर की क्या क्या कंडीशन होती है। एक बार मंदिर की बात करते हैं। ये मेन मंदिर है, इसके बीच में जहाँ मूर्ति होती है इसको गर्भगृह कहते हैं। तो यहाँ पर भी गर्भगृह बना हुआ है। इसके अलावा इसके बीच में जो जगह होती हैं, देखो ये है मंडप, ये 2 मंडप बनाए। वैसे मंडप बहुत सारे हो सकते हैं, सभा मंडप, हवन मंडप, प्रवेश मंडप, ठीक है, नृत्य मंडप, कोई भी मंडप हो सकता है। तो ये 2 मंडप बनाए हैं। तो ये जो मंडप है और जो मंदिर है उसके बीच में जो जगह होती है उसको अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अंतराल। और मंदिर के यहाँ से यहाँ तक जो है मंदिर के ऊपर वाला, इसको शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शिखर, जो सामान्य मंदिर की अवस्था होती है, ठीक है। इसके अलावा ऊपर ध्वजा होती है, फिर कलश होता है, फिर इस पर गोल होती है, इस प्रकार का सिस्टम होता है डिजाइन, उसको आमलक कहते हैं। क्या कहते हैं? आमलक। यहाँ मंदिर के अगर जब हम फेरी लगाते हैं तो प्रदक्षिणा पथ होता है। क्या होता है? प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ होता है, मंदिर में फेरी लगाने के लिए होता है। और मंदिर के चारों तरफ ऊपर यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे देवालय होते हैं, देखा होगा मंदिर के अंदर छोटे छोटे देवालय होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये हैं इस प्रकार के गुंबद जो मंदिर के ऊपर होते हैं। ये हैं स्तंभ, यहाँ हवन बना हुआ है, बैठते हैं सभा के लिए, तो सभा मंडल
मंडप हो गया या हवन मंडप हो गया, प्रवेश मंडप जहाँ से प्रवेश करते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, और नीचे मंदिर इस प्रकार से बना होता है, ठीक है, चबूतरा के ऊपर, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये एक सारी कंडीशन होती है एक मंदिर में, जो आप आराम से समझ सकते हो, अंतराल वगैरह क्या होते हैं। तो यहाँ जो खजुराहो में जो मंदिर मिले हैं उसमें यही विशेषता हमको दिखाई देती है, किस प्रकार से अंतराल दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है। हम इसको विस्तार से देखते हैं। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसकी हमने बात की थी कि शेर है, शेर के नीचे हाथी है। देखो किस प्रकार से बड़े, इतनी बड़ी मूर्तियाँ एक पत्थर से बनी हुई हाथी के नीचे मानव दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसको आराम से देख सकते हो आप। इसके अलावा, ठीक है, और ये मंदिर है, पूरा मंदिर, ये मंदिर का ऊपर वाला भाग है, शिखर वगैरह यहाँ पर। ये जो मूर्ति दिखाई दे रही है, जहाँ माउस दिख रहा होगा, ये देखो मूर्तियाँ ये हैं। यहाँ पर एक मूर्ति है, देखो आपको दिखाई दे रही होगी, माउस जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो मूर्ति है ये है मंदिरा वादिका के ऊपर, शिखर के इसके ऊपर बनी हुई है। बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई है नृत्य करती हुई, यहाँ पर शेर वगैरह बना हुआ है। ये जो दिखाई दे रहा है ये आमलक होता है, ठीक है। ये प्रवेश द्वार है गर्भगृह, बाकी तो यहाँ पर बंद किए हुए हैं, ये टूट चुके हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये भी आप समझ सकते हो किस प्रकार का मंदिर बना हुआ है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। देखिए इस मंदिर की विशेषता देखते हैं कि क्या क्या है। ऊपर आपको ये जो माउस दिखाई दे रहा है ये ध्वजा है, ध्वज। ये अपन पढ़ रहे हैं नागर शैली की विशेषता। अगर कोई मंदिर नागर शैली में बना हुआ है तो उसकी क्या क्या विशेषता है। उसके बाद कलश, उसके बाद गिवरा, ये आमलक, ये इसकी गर्दनें। तो ध्वजा हो गई, कलश हो गया, आमलक हो गया, गिरवा यानी गर्दन हो गई। पूरा क्या है, शिखर है। इस प्रकार के अगर भाग है मंदिर पर तो उरु श्रृंग कहते हैं। बीच में जो स्पेस है इसको अंतराल कहते हैं। ये महामंडप है बहुत बड़ा, ये छोटे छोटे मंडप है, अर्ध मंडप। ये इस प्रकार के अगर इस हैं, पहले छोटा फिर बड़ा, बड़ा तो कपोत, कबूतर की तरह। ये गवाक्ष हैं, ठीक है। ये हैं गर्भगृह। गर्भगृह मतलब ये जो मेन मंदिर है, नीचे वाला जगती है, इसको पीछे वाले भाग को जंगा कहते हैं। जिस पर मंदिर बना उसको जगती कहते हैं, नीचे वाले भाग को अधिष्ठान कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये आप आराम से समझ सकते हो। जैसे इसकी बात करें तो नीचे वाला ये जो भाग होता है ये जगती हो गया, नीचे वाला भाग हो गया समुद्रा, ठीक है। सीढ़ियाँ इस प्रकार से बनी होती है, और इस प्रकार की एक जो डिज़ाइन है वो किसकी है, आपको ध्यान रखना है कि हमने नागर शैली की बात कर ली। तो सबसे ऊपर जो मंदिर बना हुआ है किस शैली में, नागर शैली में, ठीक है। और जो नीचे मंदिर बना हुआ है वो द्रविड़ शैली में। देखो द्रविड़ शैली में मंदिर आपने देखा होगा, दक्षिण भारत के अंदर मंदिर इस प्रकार के मंदिर होते हैं, वर्गाकार आकृति में, लंबे इस प्रकार से छोटे छोटे, और ये ऐसी कंडीशन दिखाई दे तो द्रविड़ शैली की है। ये भी विशेषता है, ये भी विशेषता। देखो इस प्रकार का भी मंदिर ये है, और ऐसी भी यहाँ पर डिजाइन दे रही है, तो बेसर शैली का है। ये ध्यान रखना है आपको कि बेसर शैली क्या होती है और किस प्रकार से ये है, ठीक है। तो आप आराम से पहचान सकते हो कि कौन सा मंदिर किस शैली का है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। आपको ये दिखाई दे रहा चित्र, देखते आपको किसके बारे में पता लग रहा है, देखते आराम से पहचान सकते हो कि ये गंगा अवतरण का है। गंगा की इस प्रकार से धार निकलती हुई है, बीच में आपको देखो किस प्रकार की मूर्ति दिखाई दे रही है, हाथी, हाथी के बच्चे वगैरह, पशु जानवरों की मूर्तियाँ अलग अलग, देखो शेर वगैरह जानवर सबकी इस तरफ हाथ जोड़े हुए सब खड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो दिखाई दे रहा है एक टांग पर खड़े हैं, यहाँ पर ये हैं भागीरथ,
ठीक है, छोटा मंदिर बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि किसकी गंगा अवतरण की बात की है, कहाँ पर मिला है, ये भी आपको पता होगा। तो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि गंगा अवतरण की मूर्ति कहाँ है। ठीक है, और ये जो दिखाई दे रही है मूर्तिकला, ये सप्त पगोड़ा। सप्त पगोड़ा में अलग अलग रथ बने हुए हैं। इसमें 1, 2, 3 तो बड़े महत्वपूर्ण हैं, उसकी हमने बात की थी कि कितने महत्वपूर्ण सप्त पगोड़ा बने हुए हैं। तो मूर्तिकला आप देख सकते हो। इसके अलावा ये भी मूर्तिकला है, सप्त पगोड़ा की बात की हमने। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जहाँ पर आपको पता है चीन के जो राष्ट्रपति है वो आए थे। तो ये जो मूर्तिकला आपको दिखाई दे रही है, देखो ये गंगा अवतरण का है, हमने इसकी बात की है। इस प्रकार की गुफाएं बनी हुई हैं, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ सप्त पगोड़ों की बात की। इस प्रकार की डिजाइनें हैं, बहुत प्राचीन काल की बनी हुई है, इसकी हमने बात की है। तो आपको ये समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अलग अलग डिजाइन आप देख सकते हो, सारे महाबलीपुरम की मूर्तिकला है। ठीक है, ये भी आप समझ रहे होंगे किस प्रकार की मूर्तिकला है, कितना बड़ा है। यहाँ पर डिजाइन वगैरह दिखाई दे रही होगी, ज़बरदस्त बना हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें।